बाजार में बढ़ी रिकवरी की रफ्तार। निफ्टी पौने 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,100 के पार। बैंक निफ्टी में रौनक। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी। करीब 2% उछले दोनों इंडेक्स। हालांकि इंडिया विक्स में भी 3% की तेजी। आईटी और कैपिटल गुड्स में शानदार तेजी। दोनों इंडेक्स करीब 2% चढ़े। आईटी शेयरों में ओरेकल, एलटीटीएस और पर्सिस्टेंट में 3 से 5% का उछाल। मेटल और रियल्टी में भी खरीदारी, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव। बाजार को पसंद आए बजाज ऑटो के नतीजे। शेयर में 3% ज्यादा का उछाल। Q3 में 20% से ज्यादा रहा मार्जिन। मुनाफा 3% बढ़ा। दूसरी ओर नतीजों के बाद एक्साइड में भी रिजल्ट के बाद रौनक। वहीं टीवीएस 7% से ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। Q3 में डबल से ज्यादा मुनाफे से भेल में जोश। शेयर 4% ज्यादा ऊपर। कंपनी के मार्जिन में भी दिखा सुधार, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद फिसला जेएसडब्ल्यू एनर्जी बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियां। बजाज फाइनेंस, मारुति, टाटा मोटर्स के नतीजे। 13% बढ़ सकता है बजाज फाइनेंस का मुनाफा। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा दबाव संभव। साथ ही वायदा की 7 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। सीसीए की बैठक में एथेनॉल की कीमत बढ़ाने पर हुआ फैसला। बी हेवी और सी हेवी मोलेसिस समेत केन जूस की कीमतें बढ़ाने पर लगी मोहर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आईटीसी होटल्स के 188 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की शुरुआत, लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का लोअर सर्किट। होटल कारोबार डीमर्ज करने के बाद हुई अलग लिस्टिंग। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का पहले हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। कुछ अर्निंग्स पर मैनेजमेंट भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगी, लेकिन इस समय जो रिकवरी मार्केट में दिखाई दी खुलने के बाद वो सस्टेन हो रही है और अब निफ्टी 0.1% ऊपर आ चुका है। 23,126 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी नर्वसनेस कह लें या फिर गिरावट कह लें वो हमने देखी है। थोड़ी रिकवरी भी बनी थी, लेकिन कल ऊपरी स्तरों से वापस थोड़ा हल्का होकर क्लोज हुए थे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, दायरे में है, लेकिन 174 अंकों की मजबूती है। आउट परफॉर्मेंस कहीं है तो वो है मिड कैप स्मॉल कैप में। 0.2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, तेजी को होल्ड करते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। और जो मिड कैप स्मॉल कैप की रिकवरी है, इसकी वजह से मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। इस समय 2091 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। लगभग 380 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी आईटी, ऑटो, एनर्जी, रियल्टी, मेटल, फार्मा, ये 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर 1.25% से लेकर 2% तक की तेजी हम आज के कारोबार में देख रहे हैं। सिर्फ एकमात्र निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज सभी सेक्टोरल इंडाइसेस जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस हैं वो हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है आज के मार्केट में, इस पर करते हैं बातचीत। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ बने हुए हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल। निफ्टी हालांकि डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या स्टॉक स्पेसिफिक रहे? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। जी देखिए, मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेजरली बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप काउंटर्स में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आज के दिन पे देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें सो कॉल राइटिंग जो यहाँ पे, सॉरी पुट राइटिंग जो यहाँ पे वो 23,000 पे है। सो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए 23,000 का एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे सकता है। बट हायर लेवल्स पे अगर हम देखें, कल भी निफ्टी अपने हायर रेंज पे नियरली 23,138 के आसपास से एक अच्छा वापस करेक्शन देखने को मिला था। आज भी हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस थोड़ा सा टेंटेटिव दिखाई दे रहा है। सो बेंचमार्क इंडेक्स पे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है 23,000 23,020 के स्पॉट लेवल्स पे जाता है तो निफ्टी में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे सकती है। एंड वहीं 23,150 का रेजिस्टेंस निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी पे देखें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे ही है। 49,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नियरली 49,200 के आसपास है। सो मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ा टेंटेटिव मूव देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। ऐसे में ओशो आप ट्रेड्स भी बताइए कौन से आपने आइडेंटिफाई किए हैं? यहाँ पे अगर देखें दो बाइंग के ही ट्रेड्स हैं। सबसे पहला काउंटर जिसमें एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है वो LIC है। LICI में अगर हम देखें तो करेंटली होवर कर रहा है 828 829 के आसपास। एंड मुझे लगता है इसमें जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी से, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है।
तो इमीडिएट बेसिस पे 860 तक का टारगेट है एंड वहीं लोअर लेवल्स पे 812 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। सेकेंड काउंटर ऑटो कंपनीज में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है एंड मुझे लगता है यहाँ पे हीरो मोटो में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिन पे। तो हीरो मोटो को बाई करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स पे नियरली 4100 के आसपास होवर कर रहा है। 4020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है एंड हायर लेवल्स पे 4240 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स हीरो मोटो कॉर्प, LIC, ये 2 रिकमेंडेशंस आपके लिए शेयर की गई हैं। लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की। यूनियन बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। तीसरी तिमाही में बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में तो हल्का उछाल आया है, लेकिन मुनाफे में 28% की ग्रोथ रही है। कंपनी के NPA और प्रोविजनिंग में भी सुधार दिखा है। बैंक के नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बैंक के ED पंकज द्विवेदी। पंकज जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन रहा Q3 में, वो कैसा रहा, साथ ही एडवांसेस, ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के आंकड़े कैसे आए? अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA इज एट 3.85, 98 बिप्स इसमें कमी आई है एंड नेट प्रॉफिट इज आल्सो एट 0.82, इसमें भी 26 बिप्स की कमी आई है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज आल्सो एट 93% एंड 88 बिप्स इसमें बढ़ोतरी हुई है। Credit cost is 63.63 and similarly slippage ratio is at 0.89, which is quite healthy. So this is in nutshell हमारे overall profitability number है। हाँ, कहीं पे अगर टॉप लाइन की बात करें तो थोड़ा सा सबड्यूड नंबर जरूर दिखाई देते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जो करंट क्वार्टर Q4 है इसमें हम बेहतर परिणाम देंगे और जो हमारी गाइडेंस है एटलीस्ट हम लोअर बैंड पे जरूर Q4 को एंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और पंकज जी, अगर हम स्लिपेजेस देखें इस क्वार्टर के तो आंकड़ा क्या रहा और Q4 को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्या लोअर एग्री स्लिपेजेस की वजह से Q4 बेटर एक्सपेक्ट करें? हाँ, स्लिपेज रेशियो जैसा मैंने बताया इस बार भी हमारा काफी अच्छा था और स्लिपेजेस भी बहुत कंटेन्ड रहे हैं। इट वाज ओनली 1969 का ही इस बार Q3 में हमारा स्लिपेजेस हुआ था, which was 5219 in the Q2. So Q1 से भी ये बेटर है। Q1 में 2318 था। So Q3 has been best as far as slippage containment is concerned. अच्छा, एक चीज और पंकज जी, जो RBI ने कल एक अनाउंसमेंट की मार्केट बंद होने के बाद, इनफैक्ट परसों मार्केट बंद होने के बाद ये अनाउंसमेंट की थी। कल तो हमने मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा था, वो था लिक्विडिटी बूस्ट। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी RBI मूव को लेकर? कैसे आप देखते हैं इस कदम को? और साथ ही क्योंकि बजट भी नजदीक है तो कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेशली बैंकिंग स्पेस के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप जो RBI ने लिया है। लिक्विडिटी की इश्यूज तो थे बैंकिंग इंडस्ट्री में और दिस 1.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगा, ये जो RBI ने मेजर्स लिए हैं, दैट विल श्योरली हेल्प इंडस्ट्री एज ए होल एंड कहीं ना कहीं इस पे जरूर मेरे ख्याल से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ईजिंग होगी। अभी बल्क डिपॉजिट के रेट जो 7.80 से 8% के आसपास कवर कर रहे हैं, तो शायद उसमें से कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी और ओवरऑल इंडस्ट्री बेनिफिट करेगी। जहां तक बजट का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे फिर से जोर रहेगा, कुछ PLI वगैरह में भी उसको और ब्रॉड बेस किया जाएगा और इंफ्रा पे जैसे पुश पहले से बना हुआ है तो दैट विल आल्सो कंटिन्यू इन दिस बजट और ओवरऑल इन सब मेजर्स से बैंकिंग को जरूर फायदा मिलेगा। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है कमिंग क्वार्टर्स के लिए पंकज जी? और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वहां पर भी हमने गिरावट देखी है, तो क्या आउटलुक है इस पर्सपेक्टिव से फॉर कमिंग क्वार्टर्स? कॉस्ट ऑफ फंड्स में जिस तरीके से लिक्विडिटी मेजर्स RBI ने लिए हैं, सकता कुछ ना कुछ कमी आएगी, लेकिन जस्ट बिकॉज की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में जो लेट्स से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में उसका इफेक्ट टाइम लैग के साथ ही आएगा, बट जरूर उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। निम की जहां तक बात है तो हमने जो गाइडेंस दी है 2.80 से 3 की दी है,
और राइट नाउ वी आर 2.93 पे हैं, तो वी विल बी विद इन द बैंड। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमारी इसी तरीके से बनी रही तो विल ट्राई टू बी एट द करंट लेवल ऑफ नेम। चलिए, शुक्रिया पंकज जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अर्निंग्स पर इलाबरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी यूनियन बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत हुई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक के भी नंबर्स आए हैं। हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। हमारे साथ सीईओ अरुण मिश्रा होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, और तीसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा 32% बढ़ा है। वहीं आय में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 48% से बढ़कर 52% पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के नंबर्स और आगे की विस्तार योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करने के लिए। तो सालाना आधार पर रेवेन्यू मुनाफे में तो अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ड्राइव किया है इस ग्रोथ को? तो एक तो जरूर हमने अगर क्वार्टरली देखते हैं तो हमारे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लगभग सेम है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से 260 हजार टन के लगभग प्रोडक्शन है मेटल का। हालांकि सिल्वर का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हमको सपोर्ट मिला है एलएमई से, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इस तिमाह में हम लोगों ने काफी अबाउट $1041 पर टन का प्रोडक्शन कॉस्ट हमने किया है, जो कि पिछला 15 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली ये घटते जा रहा है। कोविड के बाद ये सबसे कम लागत में बनाया गया प्रोडक्ट है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से, कुछ एलएमई की वजह से, कुछ हमारे कॉस्ट के वजह से, जो टोटल हमारा प्रॉफिट है उसमें उछाल हुआ है। अच्छा, जिंक और लेड दोनों को ही देखें तो कीमतों के क्या ट्रेंड आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्राइसेस कैसे रह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि Q3 में तो जिंक के स्पेशली प्राइसेस में अच्छी ग्रोथ रही है। आगे के ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं और रेवेन्यूज पर क्या लाइकली इंपैक्ट आगे हम एक्सपेक्ट करें हिंदुस्तान जिंक के? अभी का हिसाब से अगर हमारा 2850 से लेके 2950 तक जिंक का प्राइस रहना चाहिए मेरे उम्मीद से इस क्वार्टर में, अगला तिमाही में, जनवरी से मार्च तक। लेट का बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन सिल्वर जो है अगर $30-31 3 तोला या 30-31 ग्राम के लिए अगर उतना प्राइस रहता है तो मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस Q4 का ये लगभग बेस्ट Q4 हो सकता है। और जो इनपुट कॉस्ट आपकी रही है वहां पर स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला है, तो यानी बढ़ती इनपुट कॉस्ट और एनर्जी एक्सपेंस के असर को कम करने के लिए क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं आगे? एज ऑन डेट हमारे पास जो मेन कॉस्ट है, करीब लगभग 40-45% कॉस्ट हमारा आता है स्मेल्टर का पावर कॉस्ट से। और हमारे पावर आप जानते हैं कि हमारा करीब सारे पावर जो है वो कोल बेस्ड है, तो कोल का प्राइस असर करता है। हालांकि भारतीय कोल कंपनी जो कोल इंडिया है उसका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमने ज्यादा से ज्यादा कोल, इंडियन कोल यूज करना चालू किया, जिसकी वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ पावर कम रहा। इस बीच में हमने रिन्यूएबल पावर कमीशन कर दिया है, लगभग 9 से 10% रिन्यूएबल पावर हमारा आ रहा है, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 13 से 15% होगा। अगला साल में करीब 25-26% हो जाएगा। जितना जितना रिन्यूएबल पावर का कंपोनेंट बढ़ेगा उतना हमारा पावर कॉस्ट घटेगा, अकॉर्डिंगली मेरा फिनिश गुड का कॉस्ट नहीं कम होगा। तो ये हम लोग फंडामेंटल जो है पावर उसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो हमारा बल्क मटेरियल जो हम खरीदते हैं, चाहे वो कोल हो या पावर प्लांट चलाने के लिए या कोक हो, सब जगह में हम लोग कोई लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहे हैं। हम लोग समय समय के अनुसार किस देश से, किस माइन से, कहां से सबसे कम कीमत में ला सकते हैं, हम लोग उसी का फिराक में रहते हैं और उसी का हम लोग सबसे कम कॉस्ट देते हैं। तो इससे हम लोग कॉस्ट काफी कंट्रोल करते हैं। अच्छा अरुण जी, जो रनिंग क्वार्टर है यानी जो आखिरी के 3 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों के लिए, इस क्वार्टर के लिए वॉल्यूम, मार्जिन या रेवेन्यू को लेकर कुछ गाइडेंस, कुछ आउटलुक शेयर करना चाहेंगे? तो कोई गाइडेंस में चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत सिल्वर में आप है, बट अदरवाइज मेटल वॉल्यूम में या तो कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम लोग जरूर जो गाइडेंस दिए हैं उसके अंदर भी रखेंगे। अच्छा, साथ ही जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है या मॉडर्नाइजेशन है, इसके लिए आपने जो केपेक्स का ऐलान किया है उस पर किस तरीके का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है?
नो सो हमारा कैपेक्स प्लान एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है। हमारा तो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रोस्टर का वो अभी कमीशन होने वाला है। फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट लगभग 50% काम हो चुका है। उसका फॉस्फोरिक एसिड प्लांट अगला फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कमीशन कर देंगे। फिर हम लोग उसका डीएपी प्लांट पे लग जाएंगे। इस बीच में हमने 2 मिलियन टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कुछ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट वो हम लोग नॉर्मल मैनर में हम लोग प्लेस करके माइन का और डीप में लेना चालू कर देंगे। इधर में स्मेल्टर के एक्सपेंशन के लिए लगभग और 250,000 टन का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसका एक ऑर्डर हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये अभी अगला 5 से 6 महीना लगातार आपको यही सुनने मिलेगा कि इस बार इतना कैपेसिटी के लिए ऑर्डर प्लेस किए, इतना कैपेसिटी के लिए ऑर्डर प्लेस किए। तो ओवर 1 ईयर जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 2 मिलियन टन के लगभग आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे एक्सपेंशन प्रोग्राम का, और उसका कैपेक्स के लिए पूरा प्रबंध है। ओके अच्छा, एक लास्ट और क्विक क्वेश्चन आपसे अरुण जी, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है? आने वाली तिमाहियों में मार्जिन ट्रेंड कैसे रह सकते हैं? हम अगर जब तक हम बोल रहे हैं 2850 से 2950 तक हम अगर एलएमई रह जाता है और थोड़ा बहुत $50-60 आगे पीछे होता भी है, तो हमारा कॉस्ट जो है अगर 1050 के आसपास रहता है पूरा 12 महीना का, तो ऑफ कोर्स मार्जिन हम मेंटेन कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया अरुण जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अर्निंग्स पर बातचीत करने के साथ साथ एक आइडिया देने के लिए कि आगे कैसी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच। एसएमएस स्टॉक 436 पर ट्रेड कर रहा है 0.1% की बढ़त के साथ। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। क्विकली अंबुजा सीमेंट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नंबर्स आए हैं अंबुजा सीमेंट के अभी अभी। स्टॉक हालांकि नंबर्स जैसे जैसे आ रहे हैं फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। मुनाफा 80 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ रहा है। हालांकि नंबर्स इनफैक्ट ये गुजरात फ्लोरो के नंबर्स है, माफ कीजिए। अंबुजा सीमेंट्स के नंबर्स देखते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुनाफा घटकर आ सकता है और मॉडरेट ग्रोथ रह सकती है एबिटा और साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रंट पर। फिलहाल स्टॉक अगर देखें तो अर्निंग्स के आने के बाद हल्का सा निचले स्तरों से थोड़ा सा रिएक्शन दिखा रहा है। एबिटा मार्जिन 19% से घटकर सिर्फ 8.4% रह गए वाई बेसिस पे, तो नंबर्स तो वीक एक्सपेक्टेड ही थे। सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ भी 17% बढ़कर 16.5 मेट्रिक टन रही है वाई बेसिस पे। तो ये कुछ प्रीमा फेसी नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक दिन के लोअर लेवल पर गया, वहां से अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि Q4 FY25 में ओरिएंट सीमेंट का एक्विजिशन पूरा होने की पॉसिबिलिटी है, यानी जो रनिंग क्वार्टर है इसमें मुनाफा वहीं 514 करोड़ से बढ़कर 1758 करोड़ रहा है, लेकिन स्टॉक 1% नीचे अर्निंग्स आने के बाद। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। नमस्कार।